नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर कोई रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी घुसपैठिया अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो उसके लिए बड़ी मुसीबत पैदा होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनवा रहे हैं। डिटेंशन सेंटर यानी ऐसे अवैध घुसपैठिए जिनकी पहचान होगी उनको वहां पर रख दिया जाएगा। क्षमता के मामले में तिहाड़ जेल से भी बड़ा होगा और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को भी एक टास्क दिया है, जिसमें उन्हें अवैध घुसपैठियों की पहचान कर प्रशासन को सूचित करना है। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश को घुसपैठिया मुक्त प्रदेश बनाने का योगी आदित्यनाथ का प्लान क्या है और क्या ये पूरे देश में लागू हो सकता है। इसके बाद आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद के लिए कितना चंदा आया। इस मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को रखी गई और इसके लिए हजारों लोगों ने चंदा दिया है, जिसे गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए जो जमीन दी गई है उस पर 6 साल बाद भी एक ईंट नहीं लगी है, जबकि राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन कुछ लोग अब भी बाबरी के नाम पर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। कहां? ऐसे राज्य में जहां चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल। बंगाल में मस्जिद बनाना उनकी आस्था का मामला हो सकता है, लेकिन इसे बाबरी मस्जिद ही कहना, इसकी नींव 6 दिसंबर को ही रखना उनकी नीयत को स्पष्ट करने के लिए काफी है। इसके बाद हम इंडिगो एयरलाइंस की थम चुकी उड़ान से परेशान लाखों लोगों की बात करेंगे और बताएंगे कि क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस का चक्का जाम करने के पीछे ब्लैकमेलिंग की कोशिश थी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पायलट और क्रू मेंबर्स के हित में कुछ नियम बनाए थे, लेकिन इंडिगो उन्हें ठीक से लागू नहीं करा और फिर लाखों यात्रियों को असहाय हालत में छोड़ दिया बिना बताए। आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर इस तरह की परिस्थिति क्यों पैदा हुई, इसके पीछे लापरवाही थी या ब्लैकमेलिंग की सोची समझी रणनीति। और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर। आज मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते का हाल दिखाऊंगी। उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया में सीज फायर कराने का दावा किया और खूब अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन अब थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है और दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी, उसके निर्माण के लिए आम मुसलमानों ने इतना चंदा दिया है कि कुल 30 लोग चंदे में मिले इन पैसों को लगातार गिन रहे हैं। 30 लोग, और इस काम में मशीनों की भी मदद ली जा रही है। यह भी दावा है कि लोगों ने ऑनलाइन 93 लाख रुपए का अलग से चंदा दिया है। ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं जहां पर इन रुपयों को गिनने का सिलसिला चल रहा है और मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। और ये सिलसिला रुका नहीं है। लोग 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए से ज्यादा तक का चंदा इस बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए दे रहे हैं और अब इन तस्वीरों की पूरे देश में चर्चा हो रही है। देखिए, अब ये सारा चंदा 6 दिसंबर को हुए उस कार्यक्रम में आया जिसमें हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग अपने साथ ईंटें लेकर आए थे। देखिए तस्वीरें, और उनका कहना था कि इन्हीं ईंटों से मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा। और बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे अपने सिर पर ईंट रखकर ला रहे थे। ये देखिए, और उन्हें यह बताया गया था कि जो मस्जिद उनसे अयोध्या में छीन ली गई वो मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाई जा रही है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है उसे सांप्रदायिक नहीं माना जाएगा? और क्या आपको नहीं लगता कि बाबरी मस्जिद के नाम पर चुनाव के ऐन पहले पश्चिम बंगाल में लोगों को गुमराह किया जा रहा है? ये देखिए, चारों ओर जिधर आप नजर दौड़ाएंगे उधर ईंटें ही ईंटें दिखाई दे रही हैं। ये जो पूरी की पूरी आसपास की जमीन है इस वक्त ईंटों से पटी पड़ी दिख रही है। लोग
कोई भी उम्र नहीं है, छोटी बच्चियां से लेकर बड़े बुजुर्ग तक ईंट लेकर यहाँ आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो बेटा? कितने किलोमीटर चल रहे हो? 1 घंटा। 1 घंटा से चल रहे हो? 1 घंटे से ये लोग यहाँ पर चल रहे हैं। बच्चे हैं, बहुत छोटी बच्चियां हैं, आप लोग खुद लेना है ना, खुशी से, बहुत खुशी से। ये नहीं है कि बच्चे को काम करना चाहिए, मैं भी वो नहीं बोल रहा हूँ। बच्चा को अपना खुशी से लेके आ रहा है। ये कहाँ से ला रहे हैं ईंट आप लोग? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ से ईंट लेके आ रहे ये हुमायूं कबीर अपना बाबरी मस्जिद से चल रहा हैं? है। ये इसी ईंट से शिलान्यास होगा आज? हाँ, शिलान्यास हो गया। आप लोग कितनी दूर से सिर पर लेके आ रहे हैं? इस्लामपुर से है। इस्लामपुर से सिर पर लेके आ रहे हैं? हाँ, इस्लामपुर से। इस्लामपुर रहेगा। हजारों की संख्या में लोग हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? 1 किलोमीटर है, हाँ, चला मस्जिद होगा, बाबरी मस्जिद। मैं बांग्लादेश का बाजू में मेरा घर है, मैं बहुत दूर से आया। मेरे गांव का नाम पाक्शा है और मैं उधर से आया, मैं बहुत आज खुश हूँ। अब आप इस अंतर को भी देखिए और ये सोचिए कि जब लोग मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चंदा दे सकते हैं, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जो 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी गई थी, उसे बनाने के लिए लोगों ने चंदा क्यों नहीं दिया? आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 साल बाद भी इस मस्जिद की जमीन खाली पड़ी हुई है और यहां ईंट का एक टुकड़ा तक नहीं रखा गया है। इस मस्जिद को बनाने के लिए 65 करोड़ रुपए की जरूरत है, जबकि लोगों ने अब तक सिर्फ 3 करोड़ रुपए का ही चंदा दिया है और मस्जिद का नक्शा भी अब तक पास नहीं हो पाया। इससे यह सवाल भी उठता है कि जिस मुर्शिदाबाद का बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, अगर उस मुर्शिदाबाद में लोग चुनावी साल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चंदा दे सकते हैं, तो फिर अयोध्या में जमीन मिलने के बाद भी बाबरी मस्जिद के लिए आम लोग चंदा क्यों नहीं दे रहे? वजह क्या है? क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध जताया जा सके और यह दिखाया जा सके कि जो जगह सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए दी थी, उस जगह पर तो नहीं बनाएंगे। उस जगह को छोड़कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने के लिए चंदा और समर्थन दिया। और अगर ऐसा है तो सोचिए हमारे देश में कैसे आम मुसलमानों को उकसाने की कोशिश हो रही है, खुलेआम हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बाबरी मस्जिद का निर्माण हुमायूं कबीर द्वारा कराया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप उनका ये बयान पहले सुनिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जिन 90 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक है, उन सभी सीटों पर मुस्लिम विधायक ही जीतने चाहिए, बाकी सीटों से उनका कोई मतलब नहीं। सुनिए। বাবরি মসজিদ নাকি ভারতের মাটিতে হবে না, শহীদ হয়ে যাবে, হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু বাবরি মসজিদ হবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে। अब इस बयान से आप खुद समझ सकते हैं कि बाबरी मस्जिद तो बहाना है, असली मकसद तो मुसलमानों के वोट जुटाना है, उनको भड़काना है। आज हमने हुमायूं कबीर पर काफी रिसर्च किया और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इनके बारे में कुछ जरूरी बातें आज बताना चाहती हूं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर ये शख्स जो ये पूरा तूफान वहां पर पैदा कर रहा है, आखिर ये है कौन। हुमायूं कबीर ने राजनीति में घाट घाट का पानी पिया है, यानी वो लगभग हर पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। साल 2007 से 2012 तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे और साल 2011 में जब वो मुर्शिदाबाद की रेजीनगर सीट से पहली बार विधायक बने, तब भी वो कांग्रेस में ही थे। साल 2012 में ममता सरकार से मंत्री पद का उनको ऑफर मिलता है और वो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि इन नेताजी की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, जल्दबाजी में हैं और ये अपना फायदा देखकर रातों रात पार्टी भी बदल सकते हैं। तो कांग्रेस से जैसे इधर ऑफर मिला मंत्री बनने का, कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन उदाहरण के लिए इन्हें मंत्री बनना था तो ये कांग्रेस से टीएमसी में आ गए और जब उपचुनाव में हार गए, ये देखिए उपचुनाव होता है, वो हार जाते हैं, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है, तो वो टीएमसी से बगावत करके 6 साल के लिए सस्पेंड जब कर दिए जाते हैं, तो वो टीएमसी से बागी हो जाए। ऐसे बागी हुए कि साल 2015 से इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन की थी और साल 2017 में ये फिर से कांग्रेस में वापस लौट आए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला है, इसका कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो बीच में समाजवादी पार्टी में भी गए थे या नहीं गए थे, लेकिन 6 साल तक के लिए जब पार्टी ने सस्पेंड किया, वापस कांग्रेस में पहुंच गए। लेकिन जब कांग्रेस में भी मन नहीं लगा तो साल 2018 में जनाब बीजेपी में शामिल हो गए।
जूम इन कीजिए यहाँ पे एक बार। ये देखिए साल 2018 में बीजेपी में भी शामिल हो गए। हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ाया, लेकिन चुनाव में हार के बाद हुमायूं कबीर ने एक बार फिर पलटी मारी और इस बार ममता बनर्जी की पार्टी में उनकी घर वापसी हो गई। और अब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर टीएमसी ने फिर से हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर निकाल दिया। हालांकि अब हुमायूं कबीर का कहना है कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और ये पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यानी बाबरी मस्जिद के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसका फाइनल डेस्टिनेशन मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ एकजुट करना है और इसके लिए आम मुसलमानों को कैसे गुमराह किया जाए, कैसे उनको उकसाया जाए, भड़काया जाए, कैसे उनको पॉलिटिकल हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाए, वही कार्यक्रम जोर शोर से वो चला रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई नई कंपनी एक आकर्षक ऑफर लेकर आती है, नया ऑफर, नया ऑर्डर, आइडिया, और उसके साथ अपना स्टार्टअप शुरू करती है। हुमायूं कबीर भी यही कर रहे हैं। उन्होंने अपने पॉलिटिकल स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए बाबरी मस्जिद का सहारा लिया। उन्हें पता था कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करेंगे तो बहुत सारे मुसलमानों का समर्थन मिलेगा। और जो रुपया पैसा हम गिनते हुए आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कितने लोगों को इनकी बातों पर विश्वास हो रहा है। अगर इतने सारे लोग ईंट लेकर पहुंच रहे हैं, इतने सारे लोग पैसा वहां गिन रहे हैं, इतने सारे लोगों ने गाड़ी कमाई का पैसा दिया है, तो आप समझिए कि इस पॉलिटिकल स्टार्टअप पर कितने लोगों को भरोसा हो रहा है। इनके लिए तो इनके धर्म और आस्था की बात है जो लोग ये पैसा दे रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब मुझे सारे मुसलमानों का समर्थन मिलेगा, इस समर्थन को वो चुनाव में इनकैश कराने की कोशिश करेंगे और अभी यही सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे इस पूरे विवाद में दो और बातें ऐसी हैं जिन पर बहुत सारे लोगों का अभी ध्यान नहीं गया है। जैसे पहली चीज है हुमायूं कबीर का नाम। यह नाम मुगल शासक बाबर के पुत्र हुमायूं से प्रेरित है और हुमायूं कबीर भी बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, जिससे लोग उनके नाम को भी इस मस्जिद से जोड़कर देख रहे हैं। और दूसरा पहलू है घुसपैठिया। बाबर का जन्म हिंदुस्तान की भूमि पर नहीं हुआ था, बाबर घुसपैठिया था, आक्रांता, जिसका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ। काबुल पर कब्जा करने के बाद वो भारत में आया और उसी ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बड़ी बात यह है कि घुसपैठिए बाबर के नाम से अब उसी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए होने की आशंका जताई जाती है। और आरोप लग रहा है कि कई घुसपैठिए इस मस्जिद के लिए हुमायूं कबीर को अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे दिखाना चाहती हूं कि आखिर कौन से वो लोग हैं जो इस वक्त समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पूरे बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो माना जाता है कि ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर शायद सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की 2216 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इनमें 1647 किलोमीटर जो है फेंसिंग हुई है। जहां घुसपैठ को रोकने के लिए फेंसिंग लगा दी गई है वो हिस्सा तो सेफ है, लेकिन ये जो 569 किलोमीटर है, ये वाला 569, जूम इन कीजिए, ये जो 569 किलोमीटर का बॉर्डर है जहां फेंसिंग नहीं है और यहां से कोई भी आसानी से आ जा सकता है। अब बड़ी समस्या यह है कि जिस बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं है उनमें मुर्शिदाबाद जिला भी आता है, जहां 42 किलोमीटर के लैंड बॉर्डर पर फेंसिंग होनी है। लेकिन पता है समस्या क्या है यहां पर? ये देखिए, ये जब आप देख रहे हैं तो बांग्लादेश से ये वाला जो मुर्शिदाबाद जो हमने येलो में आपके लिए मार्क किया है, थोड़ा जूम इन करना होगा, थोड़ा और जूम इन कीजिए। ये देखिए, ये है बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल और ये मुर्शिदाबाद। ये जो लगभग 40 किलोमीटर की ये जो यहां पर बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर पर फेंसिंग होनी है। लेकिन पता है यहां समस्या क्या है, फेंसिंग क्यों नहीं हो पा रही है? फेंसिंग के लिए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को जमीन देनी है, क्योंकि आपको फेंसिंग के लिए थोड़ा इलाका चाहिए होता है, जमीन चाहिए होती है। और सरकार पर यह आरोप लग रहा है, बीजेपी लगा रही है, सरकार लगा रही है, केंद्र सरकार, कि वो काफी समय से इस काम को टालने में लगी है और इसमें बार बार देरी की जा रही है। 2 हफ्ते पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा था, ये चिंता जताई थी और ये कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ऐसा रवैया नहीं रख सकती। लेकिन आज आप यहाँ सारी कड़ियों को जोड़कर देखिए और ये सोचिए मुर्शिदाबाद को ही बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए क्यों चुना गया। मुर्शिदाबाद में ही एक तरफ बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए सुरक्षा बलों को जमीन क्यों नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ इसी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जमीन के एक बड़े हिस्से पर बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। और बीजेपी का आरोप है कि उन्हें घुसपैठियों का भी समर्थन मिल रहा है। जिस वक्त साल 1951 से 2011 के बीच पूरे देश में
मुसलमानों की आबादी लगभग 9.9% से 14.2% हुई। तब मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर इससे ज्यादा रही। साल 1951 में मुर्शिदाबाद जिले में मुसलमानों की आबादी 55% थी, 55%, जो साल 2011 में 66% हो गए। आप इजाफा देखिए। हिंदुओं की आबादी 45% और बाद में ये 2011 में 33% रह गई। तो इस मामले में एक बड़ा पहलू घुसपैठियों का भी है, और ये घुसपैठिए कितना बड़ा मुद्दा बन गए हैं, इसे आप हमारे अगले विश्लेषण से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी लोगों को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लेके आई योगी की पाती नाम दिया है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है योगी की पाती। देखिए, अब योगी आदित्यनाथ ने मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों करके ये पूरी चिट्ठी लिखी है 8 दिसंबर 2025 को, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेश घुसपैठियों की पहचान करने के लिए लोगों का सहयोग मांगा गया है। इसमें लिखा है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है राज्य में, और संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए निर्देश दिए गए हैं, और इसमें यह भी लिखा गया है कि लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। घरेलू और व्यावसायिक कामों के लिए लोगों को नौकरी देते समय उनकी पहचान जरूर करें, क्योंकि अक्सर जो ऐसे लोग होते हैं, घुसपैठिए होते हैं, वो नौकरी मांगते हैं, लोग विश्वास करके घरों में दे देते हैं और फिर वो चूना लगा सकते हैं। ये चिट्ठी ऐसे समय में आई है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर होता क्या है? एक ऐसी जगह जो कि तय करके निर्धारित की जाती है, उसमें बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, चार दीवारियां बनाई जाती हैं, और वहां पर सख्त पहरा होता है, और ऐसे घुसपैठिए जिनकी पहचान होती है उनको वहां पर रखा जाता है। भारत का सबसे बड़ा ऐसा डिटेंशन सेंटर यूपी में बन रहा है, और ये डिटेंशन सेंटर क्षमता के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल से भी बड़ा होगा। इससे एक बार में 15,000 से ज्यादा घुसपैठियों को रखा जा सकेगा। अगर गिरफ्तार होने वाले घुसपैठियों की संख्या बढ़ती है तो हर नगर निकाय में अतिरिक्त डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसमें सीसीटीवी कैमरास के साथ बायोमीट्रिक की व्यवस्था भी होगी, जिससे घुसपैठियों के फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, उसी से पहचान होगी उनकी। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल की भी तैनाती होगी, और सुरक्षा को 3 लेयर्स में बांटा जाएगा। हर लेयर में सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा होगा। सरकार हर घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की भी एक अलग से व्यवस्था बनाएगी, लेकिन जब तक डिपोर्ट नहीं करते हैं तब तक ऐसे अवैध घुसपैठियों को उनकी पहचान करके डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। हमने एआई की मदद से भी इस डिटेंशन सेंटर को दिखाने की कोशिश की है, जिसे आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे। अब तक भारत के सीमावर्ती राज्यों में ही ऐसे डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जहां घुसपैठियों को हिरासत में रखने के लिए देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बन सकता है। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य, जहां 24 करोड़ लोग रहते हैं, और दावा किया जाता है कि पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर्स बनने वाला है तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य में बड़े स्तर पर घुसपैठियों की पहचान के लिए अभी से ही अभियान की शुरुआत हो रही है। हम आपको यह बताते हैं कि इन घुसपैठियों की पहचान होगी कैसे, और फिर इन्हें डिपोर्ट करने का योगी मॉडल क्या होगा, क्योंकि अभी तो पहले उनको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद उनको इस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। लगभग 15,000 लोग एक बार में इस डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, लेकिन उसके बाद इनको देश से बाहर वापस कैसे भेजा जाएगा, डिपोर्ट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निकायों को घुसपैठियों की लिस्ट बनाने के लिए कहा है। नगर निकायों को कहा गया है पहचान कीजिए, घुसपैठियों की लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर छापेमारी होगी। अवैध बस्तियों, रिहायशी इलाकों में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में जो लोग अपनी नागरिकता के जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा
हिरासत में लिए गए घुसपैठियों से पूछताछ की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि उन्होंने अपने फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र किस गिरोह से बनवाए हैं, क्योंकि ऐसे तमाम गिरोह है ना छोटे शहरों में, छोटे जगहों पे, जो बाकायदा इनका आने के बाद पहचान पत्र बना देते हैं और वो धीरे 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 वहां रहने लग जाते हैं और किसी को उन पर शक नहीं होता। तो अगर ऐसे लोग पकड़ाए जाते हैं तो फिर गिरोह को पकड़ा जाएगा और गिरोह से फिर बाकी और जिनके उन्होंने बनाए होंगे उनको पकड़ा जाएगा। इन गिरोह को भी योगी सरकार सलाखों के पीछे भेजने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों के खिलाफ उसी 3D मॉडल को अपना रहे हैं, जिसका मतलब होता है डिलीट, डिटेन, डिलीट एंड डिपोर्ट, यानी अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पहचानना, डिटेक्ट, माफ कीजिएगा, वो डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट है। उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखना और फिर उनकी नागरिकता सत्यापित होने के बाद उन्हें उनके देश वापस भेज देना। और उत्तर प्रदेश में ये काम सभी मंडल के कमिश्नर्स और जो रेंज आईजीज हैं उनको सौंप दिया गया है। घुसपैठियों के खिलाफ ये योगी मॉडल कैसे काम करेगा, उसकी एक झलक आज राजधानी लखनऊ में दिखाई दी। लखनऊ की एक अवैध झुग्गी देखिए और पुलिस की भारी आप मौजूदगी देखिए। लखनऊ की एक अवैध झुग्गी में आज पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने छापा मारा और इस दौरान हर व्यक्ति को एक फॉर्म दिया गया जिसे पुलिस सत्यापन पत्र बता रही है। इसमें लोगों को अपना नाम, अपना पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड से जुड़ी तमाम जानकारियां देनी होंगी और इस पर अपनी एक फोटो को भी लगाना होगा। बड़ी बात यह है कि जब हमारी टीम ने इस इलाके के लोगों से बात की तो हमें यह पता चला कि बहुत सारे परिवार असम से लखनऊ में आकर रह रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड के अलावा कोई दस्तावेज नहीं है और पुलिस को शक है कि ये लोग घुसपैठिए हो सकते हैं। देखिए, पूरी तरीके से यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है, हर और झुग्गी झोपड़ियां हैं। बात यहाँ पहचान की है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अवैध जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। तो क्या कहा जा सकता है कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी है? 100% है। इनको यहाँ से जाना है, 15 दिन का समय मैंने दे दिया है। पिछली बार जब आज तक ने आपके साथ रिपोर्ट किया था, जब असम के लोग निकले थे, बताया गया 160 लोग उसमें से नौकरी छोड़ दी। क्या कहानी है उसकी? वो चले गए। अभी हम लोग क्या बताएं, हम लोग गरीब आदमी इधर काम करके खाता है, हम लोग को पता भी नहीं है। अभी हम लोग का ठेले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनारा खातून है। खातून, आप कहाँ से आई हैं? हम लखीमपुर से। यहीं की निवासी हैं? हम यहाँ में आके हम 15 साल से रह रहे हैं। कहाँ से आई थी? बांग्लादेश? नहीं सर, वो गुवाहाटी पार होके लखीमपुर है। आपके पेपर्स ठीक है, मतलब आपका कहने का? उनका कहना है यहाँ अधिक करा के आए हैं। आज सुबह उतरे हैं। अभी बांग्लादेशी कोई भी नहीं है, लेकिन सारे जितने आदमी है सारे आसाम की है। ये जो गाजीपुर थाना क्षेत्र है उसके पीछे जो बस्ती है वहां पर, जहां पर ये लोग काफी समय से रह रहे हैं। इस बार हम आपको खास बताएं कि इसमें फॉर्म भर के पूरी डिटेलिंग की जा रही है कि आखिर लखनऊ में वो कब से रह रहे हैं, किस तरीके का आधार कार्ड है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो महिलाओं से भी जानकारी की जा रही है, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, वर्तमान पता और स्थायी पता, यानी 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पूरी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर मदरसा भी चल रहा है और यहाँ पर पढ़ाई होती है। कहाँ की रहने वाली है? हम आसाम बरपाठा। तो यहाँ पर ये इसमें क्या पढ़ाई होती है? इसमें मदरसा पढ़ाई होती है। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ कम से कम 30। तो ये कब से चल रहा है मदरसा? ये ज्यादा दिन नहीं चल रहा, 1 साल हो गया। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों को चुन चुन कर वहां से उत्तर प्रदेश से भगाना चाहते हैं, तब इस पर भी कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं। इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि अब 2027 में चुनाव आने वाले हैं। आज से 19 साल पहले, जी हां आपने सही सुना है, 19 साल पहले साल था 2006, जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। और इसीलिए जो लोग आज ये सांप्रदायिक मुद्दा जानबूझकर चुनाव के पहले उठाने की बात कर रहे हैं, उनके इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना चाहिए। और ये मैं अपने साथ लेकर आई हूं दोनों का ही लोकसभा वाद विवाद, जब आप देखेंगे दोनों ही वर्ष का, साल 2006 का और 2010 का। तो सबसे पहले गोरखपुर से सांसद थे, देश में यूपीए की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब भी भारत की संसद में योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठाया था और ये रही मेरे सामने लाइन जो उन्होंने कहा था, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। आज पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ बांग्लादेशी, ये साल 2006 की बात है, योगी का स्टेटमेंट में पढ़कर दिखा रही हूं। एक बार जूम इन करके आप दिखा सकते हैं अगर चाहे तो, जो हाईलाइट किया हुआ जगह है।
ठीक है, अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा है आज पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये साल 2006 की बात है, यूपीए की सरकार थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी और यूपीए की सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब उन्होंने देश की संसद में यह मुद्दा उठाया था साल 2006 में और कहा था कि 2.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से रह रहे हैं। असम की स्थिति तो अत्यंत विस्फोटक है। 126 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 36 विधानसभा क्षेत्रों में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जनप्रतिनिधियों के भाग्य निर्माता बन गए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो भाग्य निर्माता बन गए हैं, यानी वहां पर वो तमाम जो चुनावों के जरिए संवैधानिक पोजीशन है वहां तक पहुंच गया। अब आ जाइए साल 2010 में, ये 2006 की मैंने आपको सुना दी, अब ये साल 2010 का रिकॉर्ड है, यहां साइड में भी लिखा हुआ है साल 2010। और साल 2010 में भी उन्होंने इसी मुद्दे पर सरकार से कार्रवाई करने का अनुरोध किया था और ये दोनों जवाब मैं अपने साथ इसलिए लेकर आई हूं ताकि आप सामने पढ़ पाएं। 19 साल बाद भी देखिए ना, आज ये जो 2010 का लोकसभा डिबेट्स का इंग्लिश वर्जन है उसमें भी उन्होंने यही बात कही है, उसमें उन्होंने तमाम बातें उठाई है। हालांकि उसके बाद वो लिखते हैं, कृपया माननीय गृह मंत्री जी से यह मांग है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के संबंध में सरकार उचित कदम उठाए। ये वो बार बार लिखते हैं जो हाईलाइटेड वाला हिस्सा है। तो 2 बार, चाहे वो साल 2006 हो, 2010 हो, जब सांसद थे गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। 19 साल बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं कि अब तो वो इस समस्या के खिलाफ ऑपरेशन घुसपैठ शुरू कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। मैं जानता हूं कटिहार और आसपास का क्षेत्र घुसपैठ की समस्या से त्रस्त रहता है। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। यहाँ की सरकार घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों के साथ में है, उसको यहाँ की जनता के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। दुनिया के लगभग सभी देशों में घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कानून है। यही नहीं, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उन लोगों की भी कड़ी निगरानी होती है जो काम या पढ़ाई के सिलसिले में वहां आते हैं। और अगर ऐसे लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें, तेज स्पीड में गाड़ी चलाएं या कोई और नियम तोड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को इन देशों की नागरिकता मिलना मुश्किल माना जाता है। कि आप कितने साल भी यहां बिता लीजिए, नागरिकता मिलना मुश्किल है अगर आपने नियम तोड़े। लेकिन एक हमारा देश है जहां घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए बचाव किया जाता है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर राजनीति होती है और स्थानीय स्तर पर पूरी कोशिश होती है कि वोट बनाने के लिए उनका नाम भी वोटर लिस्ट में डाल दिया जाए। यही नहीं, कुछ का आरोप यह भी है कि वो स्थानीय चुनाव तक लड़ लेते हैं। सोचिए, आज पाकिस्तान जैसा देश भी अफगानिस्तान के उन मुसलमानों को अपने यहां से डिपोर्ट कर सकता है जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, लेकिन भारत में घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है तो इसे तुरंत पॉलिटिक्स, वोट बैंक, एक खास वोट बैंक का मुद्दा बना दिया जाता है, जबकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय संसाधनों का मुद्दा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया है कि वो एक एक घुसपैठी को चुन चुनकर उत्तर प्रदेश से बाहर करेंगे। और हमें भी लगता है कि जब संसाधन इतने सीमित हैं, भारत की आबादी इतनी ज्यादा है, तब घुसपैठियों पर यह एक्शन होना जरूरी हो चुका है। आपको ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के धर्म युद्ध ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। कोलकाता के जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड को वामपंथियों और टीएमसी की विशाल रैलियों का गवाह माना जाता था, उस ग्राउंड में 7 दिसंबर को 5 लाख लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया और इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मौजूद रहे।
तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। अगर लाखों में लोग पहुंचते हैं तो आप समझिए, इस आयोजन के बाद मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर ने यह ऐलान कर दिया कि वो भी कुरान पाठ कराएंगे और इसमें 1 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। यानी गीता पाठ के बाद अब कुरान पाठ के अल्टीमेटम ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले धर्म युद्ध की स्थिति बना दी है। इस धर्म युद्ध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। अगर ममता बनर्जी हुमायूं कबीर का विरोध करती हैं तो मुस्लिम समुदाय में यह संदेश जाएगा कि दीदी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, जिससे उनका कोर मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक सकता है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम अब वाम दलों को तो पूछते नहीं, बीजेपी को वोट देंगे नहीं। ऐसे में यह माना जाता है कि कांग्रेस से भी उनकी दूरियां तय हो चुकी हैं, वो ममता बनर्जी को ही वोट देते हैं। और अगर ममता बनर्जी इस मुद्दे पर चुप रहती हैं तो विरोधी दल ये कहेंगे कि वो चुप रहकर हुमायूं कबीर को अपना समर्थन दे रही हैं, और ऐसी स्थिति में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में तेज हो जाएगा। यानी ममता बनर्जी इस वक्त धर्म संकट में फंसी हैं और इस धर्म संकट को कोलकाता में हुए गीता पाठ ने और गहरा दिया। भजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो, भारत में सनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो, तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देख। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च। और अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में कई बार पैसा कैसे कानून पर हावी हो जाता है। एक दिन पहले गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। जब जांच हुई तो ये पता चला कि ये नाइट क्लब नियमों की धज्जियां उड़ाकर चल रहा था। इसके पास ना तो फायर सेफ्टी क्लियरेंस थी, ना फायर अलार्म सिस्टम था, ना नाइट क्लब के अंदर स्प्रिंकलर्स लगे थे, ना धुएं के निकासी के लिए कोई व्यवस्था थी, और इस वजह से आग लगने के कारण 25 लोग मारे गए। यही वो वीडियो है, वो क्षण है जब अचानक वहां पर डांस होते होते अचानक आग लगने लगी और उसके बाद तो स्थिति भयावह हो गई। बड़ी बात यह है कि इस अग्निकांड के बाद इस नाइट क्लब के मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा दोनों देश छोड़कर फरार हो गए। गोवा पुलिस को इन दोनों की तलाश थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस टीम दिल्ली भेजी गई थी, लेकिन दोनों घर पर नहीं मिले और इसके बाद रविवार की शाम इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी कर दिया गया। लेकिन इमिग्रेशन से पता चला कि दोनों ही आरोपी रविवार की सुबह ही दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट लेकर विदेश भाग गए। यानी जिस रात गोवा के नाइट क्लब में आग लगी उसकी अगली सुबह ये आरोपी विदेश भाग गए और इन्हें पता था कि पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब इलेक्ट्रिक पटाखे से आग लगी और वहां धुआं बढ़ता ही चला गया। कंफ्यूजन में बचने के लिए लोग बेसमेंट में भागे जहां पहले की क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे और इस तरह 25 लोगों की जान चली गई। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने के बाद 25 लोगों की जलने और दम घुटने से मौत हो गई, जिनमें 20 क्लब के कर्मचारी और 5 पर्यटक थे। अब जांच में खुलासा हुआ है कि ये नाइट क्लब अवैध था और पिछले साल इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अपील के बाद ये आदेश स्थगित कर दिया गया और ये नाइट क्लब नियमों को तोड़ते हुए धड़ल्ले से चलता रहा। इस नाइट क्लब के एंट्री और एग्जिट गेट बेहद संकरे थे, जिससे घटना के बाद निकलने के दौरान लोगों में कंफ्यूजन हुआ। इस नाइट क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा था। क्लब तक पहुंचने का भी सिर्फ एक रास्ता था जो बेहद संकरा था, इसलिए आग बुझाने के दौरान भी फायर टेंडर को 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई। और बड़ी बात यह है कि अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि यहां वेंटिलेशन की भारी कमी थी। देश में लगातार हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछता जा रहा है, लेकिन क्या आप कल्पना करेंगे कि नेशनल हाईवे की सड़क धंस जाए या नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर्स की दीवार ढह जाए? केरल में ऐसा ही हुआ और इसके साथ सर्विस लेन की सड़क की स्थिति ऐसी हो गई जैसे यहां धरती फट गई। ये देखिए, कौन कल्पना कर सकता है? इस पर स्कूल बस के साथ कई और वाहन भी फंस गए। सवाल उठता है कि यह मामला भ्रष्टाचार का है या घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का। जो भी हो, जानलेवा है। केरल में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे का हिस्सा धंसने की वजह से उसकी गुणवत्ता, निर्माण सामग्री और NHAI पर सवाल उठने लगे हैं।
ये घटना कोल्लम के कोट्टियम में हुई, जहां NHAI के एलिवेटेड रोड की दीवार और हाईवे का हिस्सा धंस गया। इसकी वजह से सर्विस लेन की सड़क भी धंस गई। उस वक्त सर्विस लेन पर वाहनों का आवागमन जारी था। इस सड़क के धंसने की वजह से कई कार और एक स्कूल बस भी फंस गई। हालांकि इन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। कांग्रेस सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। NHAI ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर किन वजहों से ये दीवार और सड़क धंसी। कमाल ये वैसे। अब आपको राजनीति की बेहद रोचक तस्वीर दिखाएंगे। जिन नेताओं को लोग अलग अलग दलों में होने की वजह से एक दूसरे का विरोधी समझते हैं, उनके लिए समर्थक एक दूसरे से उलझते हैं, वो एक ही छत के नीचे, एक ही मंच पर, एक ही गाने पर एक साथ डांस करते हुए नजर आ सकती हैं। ये तस्वीर है बीजेपी सांसद कंगना रनौत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले की, जिन्होंने बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी में डांस किया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सोचिए, जो लोग संसद में एक दूसरे पर वार करते हैं, सोशल मीडिया पर जिनके समर्थक तकरार करते हैं, वही लोग शादी समारोह में एक साथ डांस करते हैं। सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इन सांसदों के बीच खासे राजनीतिक मतभेद हैं, जितने राजनीतिक स्वर अलग अलग हैं। ये राजनीतिक दलों के समर्थकों के लिए भी एक संदेश है, जो नेताओं के एक दूसरे के दुश्मन तक बन जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि नेताओं के एक दूसरे से सिर्फ राजनीतिक विरोध है, बाकी वो कभी भी कहीं भी साथ नजर आ सकते हैं। अब अगली बार जब भी आपका मन करे एक दूसरे को अपशब्द लिखने का या व्हाट्सएप ग्रुप पर ही लड़ाई झगड़ा छेड़ने का, ये वाला वीडियो जरूर याद कर रखिएगा। अब आपको पाकिस्तान से ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि वहां कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। कभी पीओके में विरोध प्रदर्शन, कभी बलूचिस्तान में, कभी तालिबान से झड़प, कभी इमरान समर्थकों का बवाल। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों का हंगामा शांत नहीं हुआ था कि अब कराची में अलग सिंधु देश के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और इन प्रदर्शनों में जमकर पत्थरबाजी, तोड़फोड़, लाठीचार्ज। पाकिस्तान में अलग सिंधु देश बनाने की मांग तेज हो गई है और इसे लेकर कराची में जमकर बवाल हुआ, जिसमें पत्थरबाजी और लाठीचार्ज भी हुआ। कराची में सिंधी कल्चर डे पर रैली निकाली गई थी, जिसमें सिंधु देश की मांग को लेकर लोग भड़क गए और पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और करीब 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में सिंधु देश को लेकर माहौल गर्म है। इधर कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि भविष्य में सिंध प्रांत भारत का हिस्सा बन सकता है। और अब आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते का हाल दिखाएंगे, जो 2 महीने में भी नहीं चल पाया। ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर कराने का दावा किया था। इसे लेकर खूब पीठ थपथपाई थी, लेकिन अब थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक्स कर दी और दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 43 दिन चला सीज फायर फिर से युद्ध में बदल गया, जब थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ विवादित सीमा क्षेत्र में एयर स्ट्राइक कर दी। इससे पहले दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया था, जिसका श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, लेकिन उसके बाद भी दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाते रहे। बड़ी बात यह है कि थाईलैंड ने यह एयर स्ट्राइक F-16 लड़ाकू विमान से की, जो अमेरिका बनाता है। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया ने भारी मात्रा में हथियार सीमा पर पहुंचा दिए हैं, इस वजह से अपनी सुरक्षा के लिए ये एयर स्ट्राइक की। अब हम हवाई यात्रा करने वाले उन लाखों लोगों की बात करेंगे जो पिछले करीब 10 दिनों से इंडिगो एयरलाइंस की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे। आज हम उनकी तरफ से ये सवाल पूछेंगे। डीजीसीए ने पायलट और क्रू मेंबर्स के हित में कुछ नियम बनाए थे। अब इसे आप इंडिगो की लापरवाही कहिए या सोची समझी रणनीति, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको बताएंगे। उसने इन नियमों को लागू करने के लिए कोई योजना ही नहीं बनाई और बिना किसी तैयारी के अचानक फिर लागू कर दिया। इसके बाद पायलट्स और क्रू मेंबर्स की शिफ्ट में ऐसी गड़बड़ी हुई कि एयरपोर्ट्स पर हवाई जहाज खड़े रह गए और उन्हें उड़ाने वाला कोई नहीं था। इसकी वजह से लाखों यात्री एयरपोर्ट्स पर भूखे प्यासे फंसे रहे। इंडिगो के मुताबिक उसने 1 से 7 दिसंबर के बीच 5,86,705 PNR रद्द किए हैं। 5,86,705 PNR। हवाई यात्रा में एक PNR पर ज्यादा से ज्यादा 9 यात्रियों के टिकट हो सकते हैं। अगर हम 4 लोगों का एक परिवार का एक टिकट मान लें, तो इंडिगो ने इन 7 दिनों में करीब 23,46,000 से ज्यादा यात्रियों की टिकट कैंसिल की।
और उन्हें एयरपोर्ट्स पर भगवान भरोसे छोड़ दिया। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा बरती गई लापरवाही से देश के एयरपोर्ट्स पर अराजकता फैली। आप मुसीबतों का सामना जो कई लोगों को जो जरूरत की वजह से ट्रैवल कर रहे थे, जिनको किसी इमरजेंसी के लिए जाना था, कल्पना कीजिए उन पर क्या बीती होगी। किसी अन्य एयरलाइंस के साथ अगर ऐसा होता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, क्योंकि इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। हर दिन इसमें लाखों लोग यात्रा करते हैं। इसीलिए जब इसमें गड़बड़ी हुई तो देश की घरेलू हवाई सेवाएं ही ठप पड़ गई। भारत में घरेलू रूट्स पर प्रतिदिन करीब 3000 उड़ानें होती हैं। इसमें अकेले इंडिगो जानते हैं प्रतिदिन 2300 उड़ानें संचालित होती हैं। घरेलू उड़ानों में इंडिगो का मार्केट शेयर करीब 64% है, 64%। इसके बाद दूसरे नंबर पर एयर इंडिया है, जिसका मार्केट शेयर है 27%। यानी घरेलू उड़ानों में इंडिगो की मोनोपोली चल रही है, एकाधिकार जिसे कहा जाता है। इसीलिए मोनोपोली की वजह से जब इंडिगो ने टिकट कैंसिल करने शुरू किए तो बड़े पैमाने पर यात्री परेशान हुए। आरोप लग रहे हैं कि जब डीजीसीए ने पायलट्स, फ्लाइट स्टाफ से जुड़े कुछ नियम बनाए थे, इंडिगो ने नियम वापस लेने का दबाव डालने के लिए अपने यहां उसे सही तरीके से लागू नहीं किया। यानी क्या ब्लैकमेलिंग की तैयारी थी कि डीजीसीए ने जो नए नियम बनाए हैं, हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, हम उसको मानेंगे नहीं। और अचानक फिर ऐसी अफरा तफरी मचेगी पूरे भारत में कि ये डीजीसीए को झुकना पड़ेगा, जबकि ये डीजीसीए के नए नियम यात्रियों की सुरक्षा के लिए हैं। डीजीसीए ने जनवरी 2024 में ही नए नियम बना दिए थे। इन नियमों को लागू करने के लिए एयरलाइन कंपनीज को एक टाइमलाइन दी गई। नए नियमों को 2 चरणों में लागू करने के लिए कहा गया। पहला चरण 1 जुलाई 2025 से लागू होना था, दूसरा चरण नवंबर 2025 से लागू होना था। यानी डीजीसीए ने देश के एयरलाइन कंपनीज को तैयारी के लिए करीब 18 महीने दिया। बावजूद इसके इंडिगो ने कोई गंभीरता ही नहीं दिखाई। डीजीसीए ने यात्रियों की सुरक्षा तय करने के लिए नए नियम बनाए थे। उन्होंने फ्लाइट स्टाफ की छुट्टियां और काम के घंटे तय किए ताकि उनमें थकान ना हो, वो सुरक्षित रूप से उड़ान भर सके। क्योंकि अनेकों जगहों से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी कि पायलट्स या तो बैक टू बैक या फिर जो क्रू मेंबर्स है, स्टाफ मेंबर्स है, वो बैक टू बैक उड़ान भर रहे हैं। और ऐसे में अगर उनकी थकान किसी हादसे की वजह बने तो फिर ये बहुत नागवार गुजरती। ऐसे में डीजीसीए चाहता था कि 7 दिन लगातार काम करने के बाद फ्लाइट स्टाफ को 2 दिन की छुट्टी मिले। नाइट शिफ्ट में नाइट लैंडिंग की अधिकतम सीमा 2 ही हो, पहले ये 6 थी। नाइट शिफ्ट भी लगातार 2 रातों से ज्यादा ना हो। लंबी फ्लाइट वाले हर पायलट को उड़ान के बाद कम से कम 24 घंटे का आराम मिले। ये नियम उन पायलट्स के हित में थे जिन पर एक के बाद एक कई फ्लाइट्स को उड़ाने का दबाव डाला जाता है, फिर चाहे वो थके हुए ही क्यों ना हो। ये नियम उस फ्लाइट स्टाफ के लिए था जिनसे कई दिनों तक बिना छुट्टी के काम करवाया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब थके मांदे पायलट्स हवाई जहाज उड़ाएंगे तो यात्रियों की सुरक्षा कितने बड़े खतरे में पड़ जाएगी। इतने लोगों की जिंदगी किसके हाथ में होती है? पायलट के हाथ में होती है। सच्चाई यह है कि डीजीसीए के नियम एयरलाइन कंपनीज के मुनाफे के हित में नहीं है। नियमों को लागू करने के बाद एयरलाइन कंपनियों को ज्यादा पायलट, ज्यादा को पायलट, ज्यादा फ्लाइट स्टाफ रखने की जरूरत थी। हायरिंग करना नहीं चाहते थे, मोटी रकम बचाना चाहते थे, फायदा मुनाफा चाहिए। और ऐसे में उन्होंने नियमों के लिए तैयारी नहीं की। और इन जो नई हायरिंग्स है उससे कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ता, क्योंकि उड़ानों की संख्या तय थी, कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही थी। शायद इसीलिए इंडिगो ने खास रणनीति के तहत लापरवाही बरती, या फिर कहिए बहुत बड़ा नुकसान लोगों का किया। अराजकता फैली, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कंपनी उन्हें लगा कि यात्री परेशान होंगे, कंपनी स्टाफ की कमी का बहाना बनाएगी, जिससे डीजीसीए अपने नियमों को वापस ले लेगा। और आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है, प्रशंसा से पिघलना नहीं और आलोचना से उबलना नहीं। नमस्कार।